आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली खबर धनबाद से बड़ी खबर है, जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद को ऑटो ने टक्कर मारी, जिससे जस्टिस उत्तम आनंद की मौत हो गई है। जस्टिस उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान रणधीर वर्मा चौक के पास ऑटो ने टक्कर मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, लेकिन हादसा जिस तरीके से हुआ उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जज उत्तम आनंद सड़क किनारे वॉक कर रहे थे, जबकि ऑटो 20 सड़क पर चल रही थी। लेकिन फिर अचानक ऑटो सड़क किनारे चल रहे जज उत्तम आनंद को ठोकर मार दी और फिर वो भाग निकला, जिसके बाद आनंद फानंद में जज को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जस्टिस उत्तम आनंद पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऑटो की पहचान की जा रही है और बताया जा रहा है कि जज उत्तम आनंद कुछ महीने पहले ही बोकारो से धनबाद न्यायालय आए थे। तो ये वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। उत्तम आनंद सड़क के किनारे वॉक पर निकले थे, जॉगिंग कर रहे थे, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि जो ऑटो बिल्कुल सीधा जा रहा था, वो किस तरीके से उन्हें टक्कर मारता हुआ निकला और इसके पीछे जो मकसद था वो साफ और स्पष्ट हो रहा है। और संजय गुप्ता हमारे साथ। संजय गुप्ता, ये जो पूरा वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है, उसे देखकर साफ लग रहा है कि ये हत्या है। पुलिस किस निष्कर्ष पर पहुंची है? पुलिस क्या कह रही है? फिलहाल तो पुलिस जब से ये घटना हुई दूरी बनाकर मीडिया से चल रही है और कुछ भी करने से बच रही है। बार बार एसएसपी यही बात कह रहे हैं कि जांच चल रही है और जांच के बाद ही कुछ कहेंगे। पुलिस जारी करके जो बातें बताई जाएगी। अभी अभी हम जज के आवास के बाहर ही खड़े हैं। अब उनका शव जो है तो पोस्टमार्टम हाउस से इनके यहाँ जिला जज के आवास लाया गया है और यहाँ पर भी बहुत से जज और कर्मी मौजूद है और सभी शोकाकुल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सीसीटीवी में फुटेज दिख रही है उसको साफ दर्शा रहा है कि सड़क किनारे जज जो है तो मॉर्निंग वॉक में थे, जो प्रतिदिन के भांति वो चलते थे। और आज जब वो वहां पर रणधीर वर्मा चौक गए हैं तो सड़क पर जाते हुए टेम्पो अचानक मुड़ती और जज को धक्का मारते हुए, टक्कर देते हुए फरार हो जाती है। पुलिस लगभग 3 घंटे से भी अधिक समय तक जो है तो सीसीटीवी फुटेज को खंगाली है, लेकिन अभी तक उस टेम्पो का पता नहीं चल पाया जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो जिस मामलों को देख रहे थे, क्या पुलिस इस एंगल पर भी सोच रही है कि जिस केस को वो हैंडल कर रहे थे, हो सकता है कि उन लोगों की तरफ से भी ये काम करवाया गया होगा? क्या पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंच रही है? पुलिस अभी तक जो इस मामले में पहुंची है वो हत्या के तरफ के एंगल को देखकर ही जांच कर रही है और पूरी पुलिस महकमा जो है तो इस जांच में जुट गई है। जिले का कप्तान जो है तो लगातार इसमें नजर बनाए हुए और 2 से 3 बार जो है तो घटना स्थल आकर खुद से मुआयना किए हैं और एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि एसएसपी जो है तो मीडिया से इतनी दूरी बनाए हुए हैं कि अगर कोई भी सवाल किया जा रहा है तो एक ही बात कर रहे हैं कि जांच होगा, जांच के बाद ही कुछ कहेंगे। फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और रांची से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कांग्रेस के 8 विधायक शामिल हुए। खरीद फरोख्त में फंसते विधायकों से अब सवाल जवाब हो रहा है। आलमगीर आलम ने कहा है विधायक एकजुट हैं और पुलिस करेगी अपना काम। पार्टी को विधायकों पर भरोसा है। दिल्ली जाने से लेकर बीजेपी नेताओं तक से मिलने को कहा गया है और यह पूरी तरीके से एक संयोग की बात के तौर पर देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की रांची से, राजधानी रांची से बड़ी खबर। खरीद फरोख्त मामले में बयान आया है अब सामने। कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक है खत्म हो गई है। बैठक में कांग्रेस के 8 विधायक शामिल हुए। खरीद फरोख्त में फंसते विधायकों से सवाल जवाब किया गया, उनसे पूछताछ की गई, जानकारियां ली गई। आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस विधायक एकजुट हैं, पुलिस अपना काम करेगी, पार्टी को विधायकों पर भरोसा है। अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर। अविनाश, बातचीत हुई, पूछताछ हुई और उसके बाद यह कहा गया कि विधायक एकजुट हैं, क्या इसके पीछे कुछ और भी इशारा है? जरूर इशारा है। और अगर आप देखें, पार्टी के जो विधायक जुटे थे, आलमगीर आलम के आवास पर यह बैठक हुई। अंदर जो बैठक हुई, अंदर जो सवाल जवाब हुए, इसके ठीक इतर जब बाहर पार्टी के विधायक निकलते हैं तो कोई विधायक पार्टी कार्यालय निर्माण की बात करता है,
किसी को पुल निर्माण का दर्द सता रहा है, कोई और विकास योजना को लेकर बातें कर रहा है। ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से इस वक्त झारखंड कांग्रेस के अंदर इस खरीद फरोख्त को लेकर जो घमासान मचा है, जो दबाव है, वो अब पूरी तरह से झलक रहा है। मीडिया के सामने आलमगीर आलम ने जरूर ये कहा कि पार्टी के विधायक एकजुट हैं। जो इस वक्त उन्होंने पूछताछ की है, जो बातें की हैं, उससे ये प्रमाणित नहीं होता है। महज ये संयोग हो सकता है कि वो साथ दिल्ली गए हों, ये महज संयोग हो सकता है कि उनसे मुलाकात हो गई हो, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ संयोग नहीं हो सकती है, क्योंकि राजनीति में जितनी भी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करती हैं। और अभी इस वक्त अब जो झारखंड कांग्रेस की स्थिति है वो डैमेज कंट्रोल में जुट गई है कि जो पार्टी की छवि, जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, जो पुलिस साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है, उससे कांग्रेस विधायकों की सांसें अटक गई हैं और यही सच्चाई है। और अब पार्टी पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इधर झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। पुलिस के अनुसंधान के बाद कांग्रेस विधायकों की मुश्किलें बढ़ चली हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान अपनी गलती कबूल की है। उन्होंने कहा है कि यह सच है कि वो दिल्ली गए थे, जिन लोगों से मुलाकात हुई वो उन्हें नहीं जानते। विधायक अमित यादव के साथ गया था, ये उनकी गलती है। इरफान अंसारी को खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बता रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हनुमान बता रहे हैं। केवल पीएनआर का मामला था, मैंने जानकारी दे दिया था। मैं लौटने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, पिंटू जी से मिला था। मैंने उनको बता दिया था कि सर मैं गया था, और जाने के बाद मुझे मालूम चल रहा है कि पीएनआर गलत था। और जाने में मिलना उलना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यदि किसी विधायक ने 11 विधायक अगर किसी में शामिल है तो बता दीजिए, अगर लेन देन में शामिल है तो बता दीजिए। गया हूँ, रिलाइज करता हूँ, चाय पीने गया हूँ, खड़ा हूँ, रिलाइज करता हूँ, लेकिन सरकार गिराने की कोई मंशा नहीं। से मिला, अरे क्या है, मिलने से क्या होता है? हम 1000 आदमी से मिलते हैं तो सरकार गिरा दिए। रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान संजय सेठ ने रांची में एम्स खोलने की मांग की और साथ ही रांची में बढ़ती आबादी और जाम की समस्या से निजात के लिए मोनो रेल शुरू करने का आग्रह किया है। संजय सेठ ने बताया कि पिछले कुछ सालों से एचईसी की प्रतिष्ठा कम हुई है, लगातार घाटे में चल रहा है और ऐसे में एचईसी को पुनर्जीवित करने पर चर्चाएं हुई हैं। पीएम से मिलने के बाद संजय सेठ ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर पीएम का रुख सकारात्मक रहा। माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि रांची में एम्स की स्थापना हो। दूसरा, रांची की नगर निगम की आबादी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, जाम की समस्या और अन्य समस्याएं हैं। हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि अगर वहां मोनो रेल का व्यवस्था हो और मोनो रेल की कोई योजना बने तो रांची में बननी चाहिए। एचईसी को कैसे जिंदा रख सकें, और विशेष हमारा ख्याल है जो एचईसी में काम करने वाले कामगार हैं, एचईसी में रहने वाले लोग हैं, उनको कैसे सुविधा प्रदान हो, कैसे उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए, इस संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री से हमने आग्रह किया। जेवीएम के मर्जर और चुनाव चिन्ह को लेकर दायर बंधु तिर्की और प्रदीप यादव की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान दोनों विधायकों की तरफ से कहा गया कि जेवीएम का गलत तरीके से बीजेपी में विलय हुआ है। चुनाव आयोग को पार्टी के सिंबल को रद्द करने का अधिकार नहीं है, जिस पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से 6 हफ्ते में जवाब मांगा और साथ ही पूछा कि किस नियमावली के तहत जेवीएम के सिंबल को रद्द किया गया। झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश का प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने स्वागत किया है। मुझे उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और सच में जब तक 2/3 विधायक एक साथ रहे, 2/3 विधायक का पार्टी के साथ मर्जर ना हो, तब तक पार्टी का विलय नहीं माना जा सकता है। और एक विधायक के इशारे पर लगता है कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के दबाव में इस प्रकार का फैसला लिया। कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आज टिप्पणी की गई है ये बिल्कुल सही है और ये इसको राहत क्या, ये अपने आप में न्याय मिलने की आशा हम लोगों को जाग उठा है। क्योंकि ये जो मामला है, ये इस मामले में बेवजह हम लोग घसीटे जा रहे हैं पूरा इसमें, जबकि हम लोग उसके परिधि में हम लोग आते भी नहीं हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन और दिवंगत कार्तिक उरांव को पद्म विभूषण से सम्मानित करने से जुड़ी हुई मांग को लेकर पन्ना गुप्ता ने पत्र के जरिए पीएम से आग्रह किया है कि दोनों को पद्म विभूषण से सम्मानित कर झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को अनुग्रहित करने की कृपा करें। जगन्नाथ महतो को फिर से शिक्षा और मद्य एवं उत्पाद विभाग का प्रभार मिल गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उनके घर जाकर जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। दरअसल कोरोना संक्रमित होने के बाद जगन्नाथ महतो को इलाज के लिए चेन्नई में भर्ती कराया गया था। लंबे समय तक चले इलाज के बाद जगन्नाथ महतो स्वस्थ होकर वापस लौटे, लेकिन इस दौरान दूसरे मंत्री को उनका विभाग का प्रभार दिया गया था। लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से उन्हें शिक्षा और मद्य उत्पाद विभाग का प्रभार सौंपा है। रांची में शाकंभरी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोसी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और सनसिटी इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स की टीम इन तीनों कंपनियों की ठिकानों पर पहुंचकर कागजात की जांच की। इनकम टैक्स की टीम ने तीनों कंपनियों के ठिकानों पर रेड की है और मिली जानकारी के मुताबिक आयकर में हुई गड़बड़ी को लेकर टीम ने सर्वे किया और इसी को लेकर दस्तावेजों को खंगाला। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जमीन खरीद बिक्री से जुड़े मामले की आशंका है। गढ़वा में दानोरू नदी में अचानक ऐसा उफान आया कि 2 गाड़ियां बह गईं। एक ड्राइवर तूफानी धारा के बीच घंटों फंसा रहा और आखिरकार ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से उसकी जान बच गई। सैलाब और 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचे पुल के बीच जिंदगी की जंग चल रही है। पुल के नीचे आंधी तूफान की रफ्तार से बह रही दानोरू नदी में अटकी गाड़ी के ऊपर खड़ा ये ड्राइवर साक्षात मौत को सामने देखकर थर-थर कांप रहा है। आम दिनों में शांत रहने वाली दानोरू नदी अचानक ऐसे रौद्र रूप में आ गई कि लग रहा है कि उसमें फंसी ये गाड़ी अब बही कि तब बही। तो प्रलयंकारी सैलाब में फंसे ड्राइवर को बचाने के लिए पुल के ऊपर से नीचे रस्सी फेंक दी गई है, जो दानोरू नदी की उफनती धारा के बीच उम्मीद की किरण की तरह लग रही है। एक बार पानी आ गया, एक बार हाँ, तब ये वो स्कॉर्पियो था, ये वो कार था, ऊपर आगे पिकअप, तो पिकअप वाला के कार वाला के गाड़ी स्कॉर्पियो हटा लेकर पीछे करो, पानी बढ़ रहा है। हम उसको चिल्ला रहे कि पानी बढ़ रहा है, जल्दी गाड़ी पीछे करो। दानोरू नदी में अचानक ऐसा सैलाब आया कि नदी के किनारे खड़ी 2 गाड़ियां ताश के पत्ते की तरफ बहने लगी। एक कार को तो निकाल लिया गया, लेकिन दूसरी गाड़ी दूर बहकर पुल के पास अटक गई और उसका ड्राइवर भी उसमें फंस गया। पल पल गुजरता जा रहा था, लेकिन दानोरू नदी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसी पगलाई धारा के बीचों बीच फंसे ड्राइवर को देखकर हर किसी की सांसें अटकी हुई थी। आखिरकार रस्सी का सिरा ऊपर खिंचता गया और उसे पकड़कर ये ड्राइवर सही सलामत बच निकला। सूचना मिला, हम लोग तो हॉस्पिटल में थे, सूचना मिला कि नदी में जैसे कि वो कार बह गया है, तो लोग दौड़े, पूरा ग्रामीण जनता मिलकर हम लोग जैसे निकाल दिया कार का पूरा। कार कहाँ का था? कार गढ़वा का है। बचाव के लिए आए और उसको बचाया गया। अभी गाड़ी जो है फंसी हुई है। एक गाड़ी का और सूचना मिली कि अल्टो या कोई छोटी कार है तो बह गई है, तो पर वहाँ उसको फंसा के रखा गया है गाड़ी को, उसका भी ड्राइवर निकल चुका। दानोरू नदी की उफनती धारा के बीचों बीच चल रही जिंदगी और मौत के बीच जंग में आखिरकार जीत जिंदगी की हुई और चारों ओर सैलाब में घिरे ड्राइवर की जान बच गई। तभी वहां मौजूद ग्रामीण राहत की सांस ले सके। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।